चलिए तो फिर आक्रमणकारी अलग अलग समय पे भारत में आक्रमण हुए हैं, लेकिन समय के अनुसार सब अलग अलग थे। जैसे अगर हम लोग मध्य काल की बात करेंगे, मध्य काल के भारत के इतिहास की, उस समय पे भारत में आक्रमण किए गए वो अरब आक्रमण हुए, या फिर तुर्कों ने आक्रमण किए, या फिर बाद में जो बाबर आते हैं उनके द्वारा आक्रमण किए गए। लेकिन यहाँ पर भी आक्रमण किए गए वो या तो मध्य एशिया वाले क्षेत्र थे या पश्चिम एशिया वाले क्षेत्र थे, तो वहां से आक्रमण हुए। आक्रमण के क्रम में हम लोग देखते हैं कि चार शासक, चार वंश इस समय में प्रमुख रूप से आते हैं। पहले आते हैं हिंदी यूनानी, हिंदी यूनानी या जिनको इंडो ग्रीक या जिनको हिंदी यवन कहा जाता है। और इनके आक्रमण का समय था लगभग एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट इस समय में प्राप्त नहीं होती है। जो सिक्के वगैरह साक्ष्य देखे गए उनके आधार पर ही 190 ईसा पूर्व के आसपास इनके साक्ष्य देखे गए कि इस समय में इनका यहाँ पर प्रभाव रहा होगा। ये किस क्षेत्र से आते हैं? क्या आते हैं? बैक्ट्रिया प्रदेश से। बैक्ट्रिया बोले तो बैक्टीरिया बोले तो वायरस बैक्टीरिया, साइंस में हमने पढ़ाया वो वाला बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया नहीं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बेसिकली कहा जा सकता है कहां से, जैसे हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के बाद में यहाँ पर कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर कौन सा है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के बाद कौन सा है? ईरान। ठीक है, अब ईरान के ऊपर वाला क्षेत्र और अफगानिस्तान का पश्चिम वाला क्षेत्र, किस क्षेत्र को कहा जाता था? बैक्टीरिया प्रदेश। ईरान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया प्रदेश। इस वाले क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं। इस क्षेत्र से ये आए कौन? हिंद यूनानी शासक आए बैक्टीरिया प्रदेश से। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि दूसरे आक्रमणकारी कौन आते हैं? तो दूसरे आक्रमणकारियों में आते हैं शक, इनको कहा जाता है सीथियन। इनका भी एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन लगभग जो भी साक्ष्य देखे गए उनके आधार पर के 90 ईसा पूर्व के आसपास ये आते हैं। और ये कहां से आते हैं? ये भी ईरान वाले रीजन से आते हैं, ईरान सीरिया वाले रीजन से इनका प्रभाव देखा गया कि इसी वाले क्षेत्र से भी आते हैं, ईरान सीरिया। ठीक है, तीसरे आक्रमणकारियों में आते हैं तीसरे क्रम में, जिनको हम लोग बोलते हैं पहलव। पहलव में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, पहलव। ठीक है, पहलव, जिनको पार्थियन भी बोला जाता है, पार्थियन। और ये भी लगभग ईसा की पहली शताब्दी या प्रथम शताब्दी के अंत के आसपास आते हैं, या प्रथम सदी के आसपास आते हैं, जब ये प्रथम सदी शुरू हो रही होती है उसके बाद के समय पर। ये भी कहां से आते हैं? ये भी ईरान वाले रीजन या पार्थिया। पार्थिया किसको कहते हैं हम लोग? ईरान के क्षेत्र में बोलते हैं, पार्थिया वाले रीजन से ये भी आते हैं। अंत में आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कुषाण, या दूसरे शब्दावली के लिए प्रयोग की गई यूची। और ये आते हैं लगभग 15 ईस्वी के आसपास। और इनका क्षेत्र है ये थोड़ा डिफरेंट है, ये मध्य एशिया वाले क्षेत्र के लगभग पूर्वी क्षेत्र से आते हैं। मध्य एशिया मतलब जो हमने मध्य एशिया के 5 देश पढ़े थे, कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो जो तुर्कमेनिस्तान है, या तुर्किस्तान उसको कहते हैं हम लोग, तुर्कमेनिस्तान और चीन के मध्य वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र से माने जाते हैं कुषाण की। ये लगभग यहीं पर ये कहा जाता है, तो यूची शब्द का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि यूची एक कबीला हुआ करता था चारागाती खोज में, तो ये यूची का ही एक भाग हुआ करते थे कुषाण, जो कि भारत में आए और इससे अलग होकर ये भारत में आकर बस गए। और बाद में जब इन्होंने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, फिर इसके प्रमुख शासक आते हैं, इनमें भी सारे में प्रमुख शासक हुए। जैसे हिंदू यूनानी शासकों की बात करेंगे तो इनमें प्रमुख शासक होता है मिनांडर, आप सभी जानते होंगे मिनांडर के बारे में। शकों में होता है रुद्रदमन, और पहलव में होता है गोंदफर्नीज या वेदफर्न जिसको कहा जाता है। कुषाणों में होता है कनिष्क। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख शासक भी होते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है पिक्चर, है ना? कि सबसे पहले आक्रमणकारियों में प्राचीन भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, और भारत का ही मध्य भाग था मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी इनका यही क्रम रहा। ठीक है,
तो भारत में विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे पहले आते हैं हिंदू यूनानी, फिर बाद में आते हैं सब, फिर पल्लव, फिर कुषाण। ये याद रखिए, ठीक है? ठीक। क्या बोल रहे हो? सबसे पहले आते हैं हिंदू यूनानियों में, अभी पता है स्टोरी भी सुनाएंगे, ठीक है? अब इनको मिटा देते हैं। अब सबसे पहले इनकी बात करते हैं हिंदू यूनानियों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों की, कि हिंदू यूनानी शासकों के में सबसे पहले आक्रमण कौन करते हैं, भारत पर आक्रमण किसका होता है। तो पहले हम थोड़ा सा चलते हैं अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैसे कि आपसे प्रश्न चल रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़े हाथी दिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में उनको 3-4 क्षेत्र दिए गए सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। उनके जो ससुर जी थे, क्या दिया था उनके ससुर जी ने उनको? किन क्षेत्रों को दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को? अफगानिस्तान में क्षेत्र है कोई, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, 4 क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिया जाता है सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। और बदले में अपने ससुर जी को ये 500 हाथी, क्योंकि भारत में जो भारतीय हाथी है, एशियाई हाथी जिनको कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध थे, उधर हाथी वगैरह नहीं मिलते थे। तो ये स्टोरी वहीं से शुरू होती है। सबसे पहले सिकंदर भारत पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, लेकिन सिकंदर तो बीच में चले जाते हैं राजा पोरस से युद्ध करने के बाद में। उसके बाद में उनके उत्तराधिकारी कौन रहते हैं? सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर जब रहते हैं तो सेल्यूकस निकेटर के समय तो साम्राज्य मजबूत था और प्रभावी साम्राज्य अपना बनाते हैं, तो उस समय पे तो कोई अटैक नहीं कर पाते। लेकिन जब बाद में सेल्यूकस निकेटर के बाद में जो उत्तराधिकारी आते हैं, तो उन उत्तराधिकारियों में वो उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुआ थे। जैसे कि एंटियोकस, आपने सुना होगा, सुना है आपने एंटियोकस के बारे में? भारत में भी आता है। अशोक के पापा ने इनसे कुछ मांगा था, सीरिया के नरेश एंटियोकस से। क्या मंगवाया था? राजदूत भी भिजवाया था कि राजदूत हमारे पास भेजो। इन्होंने मना कर दिया, हमारे यहाँ पता नहीं राजदूत भेजने की, मतलब राजदूत को भेजने आपके पास, में बाद में भेज दिया, डर गए इनसे। तो सीरिया के नरेश एंटियोकस से इन्होंने मंगवाया था, एक तो मैं अंजीर दे दो, जो अंजीर आप लोग खाते हो, हाँ, और एक और मदिरा भी मंगाई थी। दार्शनिक भी मांगा था, लेकिन दार्शनिक के नहीं भेजते हैं। बाद में बोलते हैं कि हम प्रताप के देंगे, आपने मांग करिए, इस आधार पर दार्शनिक नहीं भेजेंगे, हम अपनी मर्जी से दार्शनिक भेजेंगे। बाद में आते हैं, अशोक के समय भी आते हैं, बिंदुसार के समय भी आते हैं, अंजीर मदिरा वगैरह। तो एंटियोकस आते हैं। एंटियोकस थोड़ा अपने पिता के साम्राज्य को बनाए रखते हैं। उसके बाद में आते हैं एंटियोकस सेकंड। एंटियोकस सेकंड जब आते हैं, उस समय पे उस वाले क्षेत्र में जो सिकंदर का साम्राज्य था, उसमें फूट डलना शुरू हो जाती है और सिकंदर का साम्राज्य विभाजित होना शुरू हो जाते हैं। एंटियोकस सेकंड के समय में बहुत सारे शासक अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति थे डायोडोटस, या दूसरा नाम थियोडोटस भी जिनको कहा जाता है, थियोडोटस। ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। कहाँ पे? ईरान के पश्चिम वाले क्षेत्र और अफगानिस्तान के पश्चिम वाले क्षेत्र है, बोले बैक्ट्रिया प्रदेश में। और बैक्ट्रिया के स्वतंत्र शासक अपने आप को बना लेते हैं, थियोडोटस। फिर इसके बाद में इनके उत्तराधिकारी आते हैं थियोडोटस सेकंड, यूफ्रेटाइडिस। फिर उसके साथ में आते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम रहता है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस। तो ये डेमेट्रियस रहते हैं, ये पहली बार प्रयास करते हैं भारत पर आक्रमण करने का। अभी जो आप पूछ रहे हो ना किसने आक्रमण किया भारत पे, तो वो किया है इसी वंश के, बैक्ट्रिया वंश के जो शासक थे, इन्होंने किया था सबसे पहले प्रयास। किसने? डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस आते हैं कहाँ पर? भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में, यानी कि जहाँ पर भारत का स्थान क्षेत्र था काबुल बंगाल वाला, तो पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र को डेमेट्रियस जीत लेते हैं। सिंध और पंजाब वाले क्षेत्र को ये जीत लेते हैं और उस क्षेत्र को अपने वहां पर अपनी राजधानी स्थापित करना शुरू कर देते हैं डेमेट्रियस। और फिर डेमेट्रियस कुल के बाद में फिर ये वंश, यानी कि बैक्ट्रिया वंश भी इसको कहा जाता है। हिंदू यूनानियों को इंडो ग्रीक, हिंदी, यवन या इसके साथ में बैक्ट्रिया भी कहा जाता है, बैक्ट्रियाई शासक।
तो बैक्टीरियाई शासकों में सबसे पहले आते हैं डिमेट्रियास। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है सभी को जी? हाँ, अब समकालीन अभी हम बात कर लेंगे। 190 ईसा पूर्व में कौन था? देखिए पुराने शासकों में, भारतीय शासकों में 190 ईसा पूर्व में कौन था? उस समय में ये आक्रमण करते हैं। तो आप अनुमान लगा लो कि 190 ईसा पूर्व में कौन होता है डिमेट्रियास के समय पे। और उसके बाद में ये रहते हैं, अपनी राजधानी बनाते हैं कहाँ पे? सियालकोट। ठीक है, राजधानी इनके द्वारा बनाई जाती है डिमेट्रियास के द्वारा, जिसका नाम है सियालकोट या साकल। साकल को अपनी राजधानी बनाते हैं। इसका दूसरा नाम वर्तमान में सियालकोट। सियालकोट कहाँ है? सियालकोट। पठानकोट कहाँ है? पठानकोट पाकिस्तान में, पंजाब में। सियालकोट भी पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में सियालकोट। तो सियालकोट, जिसको पुराना नाम साकल के नाम से जाना था, वहां पर उसको अपनी राजधानी बनाते हैं ये कौन? डिमेट्रियास। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी थे हिंदू यूनानी, और दूर में भी नाम याद रखिएगा डिमेट्रियास का। डिमेट्रियास या डिमेट्रियास ने सबसे पहले सिंध और पंजाब वाले क्षेत्र को जीता। ठीक है, जो पाकिस्तान का जो और भारत का जो सिंध और पंजाब है उसके हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत का सिंध कहाँ है? भारत का कोई सिंध नहीं है, पाकिस्तान का सिंध है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, भारत का पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, और ये भारत में पड़ने वाला पंजाब राज्य है। दोनों को मिलाकर बोलते पंजाब। और ये सिंध जो है कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान के दक्षिण में पड़ता है, जो गुजरात से सटा हुआ है। तो इस वाले क्षेत्र की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में आक्रमण करके भारतीय सीमाओं में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब ये इस क्षेत्र में बिजी रहते हैं, भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण करके यहाँ पर प्रभुसत्ता स्थापित करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक उसी समय में एक व्यक्ति रहते हैं यूक्रेटाइडिस। यूक्रेटाइडिस क्या करते हैं? ठीक उसी समय पे बैक्टीरिया को जीत लेते हैं। ये इधर भी जीते, यूक्रेटाइडिस आते हैं और बैक्टीरिया को जीत लेते हैं। जहाँ से ये निकले उसी क्षेत्र को जीत लेते हैं। और जब ये बैक्टीरिया को जीत लेते हैं, बैक्टीरिया विजय इनकी हो जाती है, तो उसी दौरान फिर ये क्या करते हैं? ये भारतीय क्षेत्र में भी प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये आते हैं कहाँ पर? वही सिंध पंजाब वाले क्षेत्र पर। तो उन पर ये अपना नियंत्रण कर लेते हैं, सिंध और पंजाब वाले क्षेत्र पर। और यूक्रेटाइडिस ने वहां पर आकर क्या करते हैं? जो पाकिस्तान का पेशावर वाला क्षेत्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना फिरोजपुर या पेशावर, उस वाले क्षेत्र पर ये अपना कब्जा कर लेते हैं और अपनी राजधानी क्या बनाते हैं? तक्षशिला को राजधानी बनाते हैं कौन? यूक्रेटाइडिस। अब यूक्रेटाइडिस वंश से बैक्टीरियाओं के शासक रहते हैं वैसे तो ये, लेकिन इसी क्षेत्र को जीतकर इस क्षेत्र में अपने नियंत्रण कर लेते हैं और तक्षशिला को राजधानी बनाते हैं यूक्रेटाइडिस। फिर इसी यूक्रेटाइडिस के बारे में एक कथन कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे नगरों को बसाया, बहुत सारे नगरों को जीता। एक इतिहासकार का नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो नाम के इतिहासकार रहते हैं, वो इनके बारे में कहते हैं हजारों नगरों का स्वामी। इनके बारे में शब्द कहा गया है कि हजारों नगरों के स्वामी थे। हजारों नगरों का स्वामी इनको कहा गया स्ट्रैबो के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब स्ट्रैबो ने इनको हजारों नगरों का स्वामी कह दिया, फिरोजपुर पेशावर वाला क्षेत्र जीत लिया गया, तक्षशिला राजधानी बनाई गई। अब ये भारतीय क्षेत्र पर बढ़ना शुरू कर देते और भारतीय क्षेत्र को जीत के अपने नियंत्रण में कर रहे थे। तो ये इनकी कहानी थी। अब इसके बाद में यूक्रेटाइडिस के ही उत्तराधिकारी होते हैं मेनांडर। तो यहाँ तक एक कहानी क्लियर है सभी को? समझ में आ रही है पिक्चर? ये फिरोजपुर जो पेशावर है पाकिस्तान में वर्तमान में जगह पेशावर है ना, शायद शहर है ना, शहर है पाकिस्तान में, तो उसका पुराना नाम फिरोजपुर था, वर्तमान में पेशावर कहते हैं। जैसे सियालकोट नया नाम है, हमने पढ़ा था सियालकोट, उसको पहले साकल बोला जाता था, अब सियालकोट बोला जाता है वर्तमान। ठीक है, मिटा दो इसको, कोई नोट तो नहीं कर रहा? कर रहे हो? आप लेट क्यों हो जाते हो? चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब हम बात कर लेते हैं मेनांडर के बारे में।
बताएं मेनांडर के बारे में आप क्या जानते हो? मेनांडर या जिनको मिलिंद कहा जाता है, एक नाम है इनका मिलिंद। इन्होंने लिखी थी, सही है। इनके ये तो थे तो ये विदेशी, लेकिन भारतीय संस्कृति और सभ्यता से इतने ज्यादा इनकी रुचि बढ़ी तो एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था नागसेन। क्या नाम था? नागसेन। अब नागसेन के साथ में इनके जो भी डाउट रहते हैं क्लियर करने चले जाते हैं। ये नागसेन इनके जितने भी डाउट रहते हैं क्लियर करते थे। तो जब डाउट क्लियर करते हैं, पीछे आवाज आ रही है? नहीं आ रही? बदलो भाई जल्दी से। मिलिंद एक नागसेन रहते हैं बौद्ध भिक्षु। तो बौद्ध भिक्षु जो नागसेन रहते हैं, इनसे इनका संवाद होता है और इनके संवाद पर आधारित एक किताब लिखी जाती है। इन दोनों के संवाद पर आधारित एक किताब लिखी जाती है जिसका नाम रहता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद के प्रश्न जो भी इनके द्वारा किए जाते हैं, और इसी पर आधारित मेनांडर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार मेनांडर एक यूनानी आक्रमणकारी था, लेकिन बाद में क्या होता है बौद्ध धर्म ग्रहण करके बौद्ध धर्म को बढ़ावा देता है, उसकी मूर्तियां वगैरह बनाता है और बहुत सारी कलाओं का प्रचार प्रसार इनके समय पे किया जाता है, मेनांडर के समय पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब और बात कर लेते हैं हम लोग मेनांडर के बारे में। तो ये याद रखिएगा किस बौद्ध भिक्षु से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की? नागसेन। ये मुझसे जा सकता है मेनांडर के बारे में। ठीक है, अब इनकी एक पत्नी भी है, कहीं जगह उसको शासक भी बताया गया है जो कि, लेकिन आप नाम याद रखिएगा अगाथोक्लीज। अगाथोक्लीज। अगाथोक्लीज जो थे उनके जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, अगाथोक्लीज के सिक्के, उन पर कुछ नाम हमें देखने को मिलते हैं भारतीय देवताओं के, जैसे कि वासुदेव। वासुदेव किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? वासुदेव कृष्ण को कहा जाता है ना। उनके पिताजी का नाम वासुदेव था तो उनके नाम पर इनको वासुदेव कहा जाता है। एक नाम और मिलता है संकर्षण। ये कौन थे? संकर्षण, ये भी कृष्ण थे। ये संकर्षण ये इनके भाई थे बलराम, कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, जिनको हलधर भी कहते हैं, किसानों के देवता। किसान पूजा करने के लिए इनकी पूजा करते हैं, बलराम की। हलधर कहा जाता है इनको। ठीक है, किसान का पर्यायवाची भी एक हलधर भी होता है। तो वासुदेव और संकर्षण का नाम उल्लेखित किया गया है अगाथोक्लीज के सिक्कों पर। अगाथोक्लीज इसी कुल में कोई व्यक्तित्व है, कई जगह पर पत्नी मिलता है कि इनकी पत्नी है मेनांडर की, कई जगह में शासक देवा के रिश्तेदारी में नहीं जाना है। बस याद रखना है कि अगाथोक्लीज के सिक्के पर हमें दो भारतीय देवताओं के नाम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि मेनांडर के समय की और क्या विशेषता है। तो मेनांडर के समय पे ही पहली बार सोने के सिक्के जारी किए गए थे। पहली बार सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए भारत में? मेनांडर। या नाम मेनांडर भी शायद आपको दे दे नाम, लेकिन याद रखिएगा हिंदू यूनानी शासक। ये याद रखिएगा, पहली बार भारत में सोने के सिक्के चलवाने का श्रेय हिंदू यूनानी शासकों को जाता है। अब इसमें याद रखिएगा कि सिक्कों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। पहली बार सोने के सिक्के भारत में किसने जारी किए? हिंदू यूनानी शासकों ने। लेकिन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का तो ये कुषाणों के समय पे जारी किए जाते हैं। पहली बार तो जारी करते हैं लेकिन शुद्धता नहीं रहती है। शुद्धता सबसे ज्यादा रहती है कुषाणों में कनिष्क के समय पे। और एक पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए? तो ये गुप्त शासकों के बारे में जारी किया। मतलब गुप्त शासकों के काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलते थे, सबसे शुद्ध कुषाणों के समय में चलते थे, सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने चलाए। क्लियर सभी को? ये तीनों याद रखना। याद है? फिर से रिपीट करें। हिंदू यूनानियों ने पहली बार, कुषाणों ने शुद्ध और गुप्तों ने सर्वाधिक। ठीक है, चलिए अब इनको हम आगे बढ़ते हैं। और क्या लेना देना है मिलिंद का? तो मेनांडर बहुत प्रतापी शासक कहे जाते हैं। इसी समय पे संगम होता है जिसका यूनानी कला का और भारतीय कला का। ठीक है, यूनानी कला जिसका एक रूप है हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट
हेलेनिस्टिक आर्ट क्या है? ये मूर्ति बनाने की कला है। हेलेनिस्टिक आर्ट क्या है? मूर्ति बनाने की एक कला है। अभी इसी कला का प्रभाव भारत के संदर्भ में भारतीय मूर्तियों पर पड़ा। जो भारत में जो मूर्तियां बनाई जा रही थी, तो उन मूर्तियों बनाने में कुछ भारतीय चीज में यूनानी गुण हमने डाल दिए, और इसका एक बोलेंगे कि मिला जुला रूप भारत में कहाँ विकसित हुआ? जो भारत है, भारत के उत्तर में पंजाब, पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान, इस वाले क्षेत्र में हम लोग पढ़ते ना गांधार। गांधार जानते हो ना? वही गांधार जो महाभारत में गांधारी दुर्योधन की मम्मी वहीं से रहने वाली थी, गांधार नरेश मुनि, जिसको वर्तमान में अफगानिस्तान में कहा जाता है गांधार। गांधार हाईजैक आपने सुना भी होगा। तो उस वाले क्षेत्र में इसका विकास हुआ। क्या? मतलब हिंदुस्तान की कला और यूनान की कला, तो इसको नाम दिया गया हमारे द्वारा गांधार शैली। तो गांधार शैली का विकास पहली बार हिंद यूनानी शासकों के समय में, मिनाटर के समय में सर्वाधिक हुआ, लेकिन हिंद यूनानी प्रभाव पड़ना वहां पर शुरू हो गया था डेमेट्रियस के समय से। तो गांधार शैली ये जिसका हेलेनिस्टिक आर्ट है, वो गांधार के रूप में भारत में विकसित हुई। ये यूनानियों की देन है भारत में, ठीक है, मूर्ति कला के क्षेत्र में। इसके अलावा क्या हुआ कि जो भारतीय क्षेत्र में लोग जो नाटक करते थे, नाटक करने का मतलब जो पर्दे पर रंगमंच पे प्रदर्शित करते थे, हम लोग पहले मूवियां वगैरह ये तो चलते नहीं थे। पहले लोग नाटक देखा करते थे, दोहराया करते थे चित्रों के आधार पर। तो नाटकों में पहले से खुले में नाटक किए जाते थे। यूनानियों ने क्या किया? उसमें पर्दा सिस्टम लाए वो, यानी कि पहले पर्दा लगा दिया, फिर अंदर जो भी कलाकार थे वो तैयार हो गए थे, फिर उसके बाद में पर्दा खुलता था, पर्दा उठता था, और फिर वो अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। तो जो पर्दा देने का सिस्टम है नाटकों में, वो इनके द्वारा दिया गया। भारतीयों ने इनसे ग्रहण किया। जितने भी अब आप शो देखते हैं उनमें पर्दा जो लगा रहता है, वो सबसे पहले इनके द्वारा लाया गया था। तो पर्दा सिस्टम जो है वो इनके द्वारा दिया गया, जिसको क्योंकि ये यवन के लोग थे, तो इस कारण पर्दे को उस समय पे कहा गया यवनिका। यवनिका, ठीक है, यवनिका उस समय पे पर्दे को कहा गया। ये इनकी देन है। और क्या देन है हिंदू यूनानियों की? हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यूनानियों ने क्या किया? ज्योतिष विद्या, भारतीय ज्योतिष विद्या पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। जितने भी ज्योतिष विद्या में हम लोग ग्रह, ज्योतिष विद्या में आप लोग देखते हो कि राशियां, बहुत सारी चीजें शामिल रहती है। तो उसमें आप लोग बोलते हैं, ज्योतिष आपको बोलता है आपका शनि भारी है, आपका मंगल भारी है। तो वो जो नाम दिए गए ग्रहों के नाम, वो इनके द्वारा दिए गए, ठीक है, यूनानियों के द्वारा। तो याद रखिएगा, जब ज्योतिष विद्या आई तो इनके द्वारा ग्रहों का नामकरण, ग्रहों का नामकरण भी इनके द्वारा दिया गया। ये भारतीयों ने अपने अनुसार ग्रहण किया। जैसे कि हम लोग बोलते हैं शनि को सैटर्न, हम लोग बोलते हैं शनि, वो बोलते हैं सैटर्न, उनके सैटर्न कोई देवता है। हम लोग बोलते हैं बृहस्पति, वो बोलते हैं जुपिटर, जुपिटर भी वहां पर यूनान में कोई देवता है, ठीक है। वीनस, यूरेनस, ये सब उनके देवता हैं। उनके देवताओं के नाम पर उन्होंने ग्रहों के नाम दिए और हमें अपने अनुसार उनको ग्रहण कर लिया। तो ग्रहों का नामकरण इनके द्वारा दिया गया, ज्योतिष विद्या दी गई, साथ में और क्या किया गया? काल गणना। काल गणना यानी कि समय की गणना ये करते थे कि अभी वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, कौन सा ईसा चल रहा है, ईसा पूर्व चल रहा है, जो भी। तो काल गणना भी इनके द्वारा दी गई। अब जब जाहिर सी बात है काल गणना करेंगे तो सप्ताह के नाम भी देंगे, तो सप्ताह के 7 दिनों के नाम इनके द्वारा दिए गए, ठीक है। तो 7 दिनों में जो सप्ताह को विभाजित किया वो सबसे पहले इनके द्वारा किया गया। 7 दिनों का जो नामकरण किया गया या विभाजन किया गया वो इनके द्वारा किया गया, और बाद में भारतीयों ने अपने अनुसार ग्रहण कर लिया, ठीक है। ये बोलते थे मंडे, संडे, ट्यूसडे ना, हम लोगों ने बोल दिया सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो ये भी हमने इनसे ग्रहण किया, काल गणना करी, ग्रहों का नामकरण हुआ, ज्योतिष विद्या पर प्रभाव पड़ा। ये सारे हिंदू यूनानियों की देन थी भारत में। तो हिंदू यूनानियों का प्रभाव सबसे पहले सोने के सिक्के में चला है, हेलेनिस्टिक आर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, गांधार शैली, पर्दा सिस्टम, ये सारे यूनानियों का भारत को देन, ठीक है, ये प्रभाव याद रहेगा सबको। सिक्कों में राजा उसका समय भी दिया गया। बिल्कुल, ये भी एक अच्छी बात है कि इनके द्वारा क्या किया गया, जो सिक्के जारी किए गए, सिक्कों में ये क्या करते थे, एक तरफ जो रहता था वो एक तरफ राजा का नाम लिखते थे, राजा, और दूसरी तरफ देवता रहता था, ठीक है। एक तरफ राजा, दूसरी तरफ देवता का नामकरण।
तो ये भी इनके द्वारा ही किया गया। एक तरफ राजा का नाम लिखना, दूसरी तरफ देवता। ये जो चित्र बनाए जाते थे, एक तरफ राजा का, दूसरी तरफ देवता का, तो ये भी इनके द्वारा, यूनानियों के द्वारा भारतीयों को दिया गया। तो भारतीयों ने इसे ग्रहण किया, अपने अनुसार ढाल लिया। ठीक है, ये क्लियर हुई पिक्चर सभी को? सर हिंदू यूनानी शासक जो ये ध्यान थे उनके सिक्के बालाघाट मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमें कहां से प्रभाव देखने को मिलता है? तो इनका प्रभाव मध्य प्रदेश में बालाघाट में, मीनांडर के सिक्के हमें बालाघाट में प्राप्त होते हैं। ठीक है, बालाघाट में इनके सिक्के बालाघाट से हमें प्राप्त होते हैं, मीनांडर के। चलिए, तो ये क्लियर है सभी को? यहाँ तक एक बार फिर से रिपीट कर लें। मीनांडर के बारे में, मिलिंद के बारे में, नागसेन से बौद्ध धर्म की वो लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, और इन पर आधारित प्रश्नों की किताब का नाम मिलिंदपन होता। हिंदू यूनानियों के द्वारा सिक्के चलाए गए, एक तरफ राजा, दूसरी तरफ देवता का नाम, एक तरफ ज्योतिष विद्या का प्रभाव, ग्रहों का नामकरण, काल गणना, 7 दिनों में विभाजन, कांदार से भी, जिसको हेलेनिस्टिक आर्ट का एक भाग है, और पर्दा सिस्टम, पहली बार सोने के सिक्के इनके द्वारा जारी किए गए। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये हमारे हिंदू यूनानी शासन कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम लोग सबके बारे में बात करते हैं।